सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हॉन्टेड होटल्स की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कहानी और आवाज़ पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ लास्ट में कमेंट ज़रूर से करें कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानियाँ जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं। मेरा नाम मनीष है। मैं एक होटल में जॉब किया करता था और वो जो जॉब थी वो मेरी पहली जॉब थी। और जैसा सबके साथ होता है वैसा मेरे साथ भी हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था उस जॉब को करने के लिए। काफ़ी मेहनत से मैंने उस होटल में एक मैनेजर की जो पोस्ट थी उसे हासिल किया था और वहाँ पर नौकरी कर रहा था। वो जो होटल था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हमेशा उस होटल के जो रूम होते थे हमेशा फुल रहते थे, लेकिन उस पूरे होटल में सारे रूम फुल रहते थे, लेकिन एक रूम ऐसा था जो हमेशा खाली रहा करता था। बात तकरीबन एक रात की है। मैं नाइट शिफ्ट में था और तभी अचानक से एक गेस्ट आए और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या यहाँ पर कोई रूम खाली है? मुझे रूम चाहिए। और जैसे ही मैंने बात सुनी तब मुझे याद आया कि जो हमारे होटल का 303 नंबर रूम है वो खाली पड़ा हुआ है। और मैंने कहा, हाँ जी, मैं अभी आपको रूम की देता हूँ, आप आईडी कार्ड्स वगैरह दे दीजिए। वो जो गेस्ट थे उन्होंने अपनी जो आईडीज़ थी वो निकाली और वो मुझे आईडीज़ दे ही रहे थे। तभी अचानक से होटल के जो ओनर थे वो वहाँ पर आ गए और उन्होंने मुझसे कहा, अरे मनीष, बेटा आप कौन सा रूम दे रहे हैं इनको? सारे रूम तो एटलीस्ट फुल है ना? और फिर मैंने कहा, सर एक रूम खाली है, 303। और जैसे ही ये बात उन्होंने सुनी तब उन्होंने कहा, 303, माफ़ करिएगा, वो रूम हम आपको नहीं दे सकते, वो अभी रहने लायक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आप फ़िक्र मत करिए, बगल में मेरा एक दूसरा होटल है, मैं वहाँ पर आपको रूम दिलवा देता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और फिर वो जो टूरिस्ट थे, वो जो गेस्ट थे, उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ रहे या फिर उस दूसरे होटल में, अगर वो अच्छा होगा तो हम रह लेंगे। और फिर होटल के जो ओनर थे उन्होंने कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं स्टाफ को भेज देता हूँ यहाँ पर, वो आपका सामान उठा लेगा। मेरे जो बॉस थे यानी कि होटल के ओनर, उन्होंने एक फ़ोन मिलाया और बगल वाले होटल से कुछ स्टाफ मेंबर्स आए और वो उन गेस्ट का जो सामान था उसे उठाकर लेकर चले गए। वो गेस्ट भी उनके पीछे पीछे चले गए और उन गेस्ट के जाने के बाद मेरे बॉस ने मुझसे कहा, मनीष, क्या तुम्हें पता नहीं है 303 नंबर जो रूम है वो हमेशा खाली रहता है? और फिर मैं नया नया था, मुझे पता नहीं था इस बारे में। मैंने कहा, सॉरी सर, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर 303 नंबर को खाली रखना होता है। मुझे अगर पता होता तो मैं ऐसी गलती नहीं करता। और फिर वो जो थे होटल के ओनर यानी कि बॉस, उन्होंने कहा, अब याद रखना, वो जो रूम है वो हमेशा खाली ही रहेगा, उसे किसी को मत देना वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। और फिर मैंने भी सोचा कि चलो अपने को क्या करना है, अगर बॉस ने मना किया है रूम देने से तो मैं नहीं दूंगा, बात ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। और यही सोचकर मैंने उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। जो मेरे बॉस थे वो थोड़ी देर बाद अपने किसी काम से वहाँ से चले गए। रात के तकरीबन 2 बजे मैं कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक से मुझे गोली चलने की आवाज़ आई। और जैसे ही मैंने गोली की आवाज़ सुनी मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और भागता हुआ सीधा ऊपर गया। मैंने सारे फ्लोर्स चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल था, तो आखिर गोली कहाँ चली थी? मेरा जो दिमाग था वो सन्न रह गया था, क्योंकि मैंने गोली चलने की आवाज़ साफ साफ सुनी थी और वो आवाज़ और कहीं से नहीं बल्कि होटल के अंदर से ही आई थी। मैंने सारे फ्लोर छान मारे, जितने भी स्टाफ काम कर रहा था सबको मैंने कहा, गोली चली है क्या? क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी? और फिर
जितने भी मेरे स्टाफ थे सब ने कहा, सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं, कोई गोली नहीं चली है, हम भी तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें तो कोई गोली की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं हैरान हो गया कि आखिर मैंने तो गोली की आवाज़ साफ साफ सुनी है, लेकिन मेरे अलावा किसी ने गोली की आवाज़ सुनी ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुरंत सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए और फुटेजेस वगैरह सब खंगाली, लेकिन कुछ भी अजीब निकल कर नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गोली चलने की आवाज़ मैंने साफ साफ सुनी, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ऐसा। काफ़ी देर सोचने के बाद मेरा जो सर था वो दर्द होने लगा और मैंने सोचा कि चलो यार वहम हुआ होगा। मेरा जो दिल था वो मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने आवाज़ जो थी वो साफ साफ सुनी थी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे उस बात को अपने दिमाग से निकाला। मैं फिर से काम करने लगा। तकरीबन रात के 2 बजे मेरा जो फ़ोन था रिसेप्शन का वो बजा और मैंने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो रिसेप्शन। तभी सामने से आवाज़ आई, हेलो, मुझे ब्रेड और जैम चाहिए। और फिर मैंने पूछा, जी सर मिल जाएगा, आपका रूम नंबर क्या है? तभी जो सामने से जो आवाज़ आई उसे सुनकर मेरी जो हालत थी वो ख़राब हो गई। वो जो कोई भी था उसने कहा, 303। और जैसे ही मैंने ये रूम नंबर सुना तो मुझे लगा कि शायद गेस्ट से कोई गलती हो गई है, उसे अपना रूम नंबर याद नहीं होगा। और मैंने कहा, सर शायद आप अपना रूम नंबर भूल गए हैं, रुकिए मैं देखता हूँ। और तभी मैंने फ़ोन पर देखा तो मेरी जो हालत थी वो ख़राब हो गई, क्योंकि फ़ोन पर भी 303 से ही फ़ोन आया था। मैंने कहा, मेरा जो दिमाग था वो सोच में पड़ गया कि आखिर 303 तो खाली पड़ा हुआ है, चाबी यहाँ पर है, तो आखिर 303 से कॉल आया तो आया कैसे और किसने किया कॉल? मैं यही सोच रहा था। तभी मुझे लगा कि शायद कोई स्टाफ का मेंबर है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है, और मैंने कहा, ये कौन है? कौन है जो मजाक कर रहा है? 303 नंबर अभी कब से खाली है, कौन हो तुम? तभी वहाँ से आवाज़ आई, मैंने जो कहा वो चुपचाप मान ले। ब्रेड और जैम 303 में लेके जा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और उसके बाद मैंने फ़ोन को काट दिया। तभी वहाँ ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते हुए जो हाउसकीपिंग का मेंबर होता है वो आया और उसके हाथों में साफ़ सफाई का सामान था, और मैंने उसे देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम थे जो 303 में मजाक कर रहे थे मेरे साथ, सफाई करने के लिए गए थे ना? और फिर उस स्टाफ मेंबर ने कहा, सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं 303 नंबर में भला क्यों जाऊंगा, मुझे वहाँ जाने से मना किया गया है और वो रूम तो लॉक्ड है, मैं वहाँ कैसे सफाई कर सकता हूँ, चाबी तो रिसेप्शन पर पड़ी रहती है ना? और फिर मैंने रिसेप्शन को चेक किया तो 303 नंबर की जो चाबियाँ थी वो 2 चाबियाँ रिसेप्शन पर ही पड़ी हुई थी। और फिर मैंने उस स्टाफ मेंबर से पूछा, ये 303 में कोई रहता है क्या? ये मुझे फ़ोन आया था अभी, कोई कह रहा था कि ब्रेड और जैम देकर जाओ। और फिर उस स्टाफ मेंबर ने कहा, नहीं साहब कोई भी नहीं रहता, वो तो रूम काफ़ी सालों से लॉक्ड है, पता नहीं कुछ हुआ था शायद वहाँ पर, मुझे याद नहीं है। मैं जब से यहाँ पर ज्वाइन हुआ हूँ तब से वो रूम बंद ही है, तो मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। और फिर मैंने कहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। दोनों चाबियाँ मेरे पास थी, तो इस बात का तो पक्का यकीन मुझे हो गया था कि चलो कोई स्टाफ का मेंबर तो नहीं है, दोनों चाबियाँ मेरे पास पड़ी हुई है। तभी अचानक से फिर से फ़ोन बजा और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो फिर से 303 रूम नंबर से कॉल था। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, ब्रेड और जैम नहीं आया, और अगर अगले 10 मिनट में ब्रेड और जैम मेरे रूम तक नहीं पहुंचा
तो उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। समझ गए? फ़ोन कट गया और मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने फैसला किया कि मैं ही जाऊंगा और मैंने एक ट्रे ली, उसमें ब्रेड और जैम रखा और उसके बाद 303 नंबर जो रूम नंबर था उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं वहाँ पहुँचा। जैसे ही मैं 303 रूम नंबर के बाहर पहुँचा, मैंने दरवाजे को खटखटाया और कहा, जी सर, आपका ऑर्डर। और जैसे ही मैंने ये बात कही तो कोई सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया और मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, सर आपका ऑर्डर। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था क्योंकि रूम जो था वो लॉक्ड था। तो आखिर कौन हो सकता है अंदर, मैं देखना चाहता था। फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और मुझे लगा कि पक्का कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने जब वो ट्रे थी उसे उठाया और वहाँ से लेकर जा रहा था, तभी अचानक से रूम का जो दरवाज़ा था वो किसी ने अंदर से खटखटाया और ये देखकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। और जब मैं वापस दरवाजे के पास आया तो मुझे दरवाजे से एक आवाज़ आई, ट्रे को नीचे रख कर जाओ। समझ गए? जब मैंने ये बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी थी। मैंने डर कर वो जो ट्रे थी उसे नीचे रखा और वहाँ से जाने लगा। मुझे लगा कि जो कोई भी अंदर है वो ब्रेड और वो सब लेने के लिए दरवाज़ा तो खोलेगा ही, तब शायद उसका जो चेहरा है वो मुझे दिख जाए। मैं छुपकर देखने लगा और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मैं हैरान हो गया। वो जो दरवाज़ा लॉक्ड था वो अपने आप ही खुल गया और वो जो ट्रे थी वो अपने आप रूम के अंदर चली गई। मुझे लगा कि मुझे मेरे बॉस से बात करनी चाहिए और मैंने तुरंत फ़ोन मिलाया और जैसे ही मेरे बॉस ने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा, हेलो सर। सर मुझे एक बात कहनी थी। आप कह रहे थे कि ये 303 नंबर हमेशा खाली रहता है, लेकिन अभी 2-3 बार 303 रूम नंबर से मुझे कॉल आए और कोई ऑर्डर दे रहा था, अब पता नहीं। और जब काफ़ी बार फ़ोन आया तो मैं ऑर्डर लेकर पहुंचा, रूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और जो ऑर्डर था वो अपने आप रूम के अंदर चला गया। ये सब हो क्या रहा है? और फिर जो मेरे बॉस थे उन्होंने जो बात कही उसे सुनकर मैं भी हैरान रह गया और मेरे बॉस ने कहा, जो भी ऑर्डर आए चुपचाप से रूम के बाहर रख कर रिसेप्शन पर वापस आ जाना, समझे? ज़्यादा ताका झाकी करने की ज़रूरत नहीं है उस रूम में, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ये कहकर जो मेरे बॉस थे उन्होंने फ़ोन काट दिया और मैं रिसेप्शन पर वापस आकर परेशान हो गया कि आखिर उस रूम में ऐसा है कौन। पहले तो मेरे बॉस कह रहे थे कि वो रूम खाली रहता हमेशा, और उसके बाद ये सब अजीब डरावनी चीज़ें। और अगर कोई आम इंसान उस रूम में रह रहा होता तो वो जो प्लेट थी वो अपने आप कैसे रूम के अंदर चली गई, और वो जो दरवाज़ा जिसकी चाबियां रिसेप्शन पर पड़ी है वो कैसे अपने आप खुल गया। मैंने फिर से हिम्मत करी और 303 नंबर रूम के बाहर गया और मैंने वो जो दरवाज़ा था उसे खोलने की कोशिश करी। दरवाज़ा लॉक्ड था और मैं तुरंत रिसेप्शन पर भाग कर गया और चाबी उठाई। चाबी उठाने के बाद मैं फिर से 303 नंबर रूम पर गया। मैंने लॉक खोला और लॉक खोलने के बाद मैंने जैसे ही कमरा खोला तो मैं अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो गया। अंदर मोटी धूल की परत जमी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस दरवाजे को खोला नहीं गया है। उस कमरे का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहाँ पर मिट्टी ना जमी हो और मकड़ी के जाले ना हो। और मुझे असली झटका तो तब लगा जब मैंने देखा कि उस रूम का जो फ़ोन है उसकी जो तार थी वो कटी हुई थी। और जैसे ही मैंने ये देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने रूम को वापस लॉक किया और सीधा रिसेप्शन पर भाग कर गया। रिसेप्शन पर भागकर जब मैं पहुंचा, थोड़ी देर मैंने सांस लिया और ठंडा पानी पिया और अपने आप को हौसला दिया। लेकिन तभी अचानक से फिर से फ़ोन बजा रिसेप्शन का, और मैंने जो देखा उसे देखकर फिर मैं डर गया। मैंने देखा कि कॉल और कहीं से नहीं, फिर से 303 रूम नंबर से आ रहा था। मैंने फिर से फ़ोन उठाया और सामने से आवाज़ आई, 2 कॉफी, रूम नंबर 303।
मेरे बॉस ने भी कहा था कि जो भी ऑर्डर आए वो तुरंत उस रूम के बाहर छोड़कर वहाँ से आ जाना। और यही सोचकर मैंने जो होटल का स्टाफ था उससे कहा, "अ, 2 कॉफ़ी, रूम नंबर 303।" और जैसे ही ये बात सबने सुनी तो सब काफ़ी ज़्यादा डर गए। सबके माथे पर पसीना आ गया। सबको देखा मैंने तो हर कोई डरा हुआ था। वो जो हमारे शेफ़ थे वो वहाँ काम करने लगे। मैं अपने शेफ़ के पास गया और मैंने कहा, अंकल ये क्या है ये, मतलब 303 रूम नंबर? हाँ, ये मैंने अभी चेक किया तो वहाँ काफ़ी सालों से ऐसा लग रहा है जैसे रूम खुला ही नहीं है। और वहाँ के रूम की जो फ़ोन का मतलब लाइन जो होती है वो तार कटी हुई है और फिर भी रिसेप्शन पर फ़ोन आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर वो जो अंकल थे वो मुझसे उम्र में बड़े थे तो मैं उन्हें अंकल अंकल कहता था। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम चुपचाप रहो, जो फ़ोन आता है जो वो मांगता है चुपचाप दे दो, वरना न जाने क्या होगा। और तुमने क्या वो रूम का दरवाज़ा खोला है? और फिर मैंने कहा, हाँ अंकल बताना मत वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। और फिर वो जो शेफ़ थे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए और उन्होंने कहा, अरे बेटा ये तुमने क्या कर दिया? तुमने उस दरवाज़े को क्यों खोला? जब मालिक ने आपको मना किया था उस दरवाज़े को खोलने के लिए तो आपने उसको क्यों खोला? ये आपने अच्छा नहीं किया, अब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैंने पूछा, क्या हुआ अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने किसी सामान को हाथ नहीं लगाया और जो जैसा था मैंने वैसा ही छोड़कर वापस लॉक कर लगा दिया और वापस में आ गया। मैंने किसी चीज़ को छेड़ा नहीं। और फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैं समझ गया लेकिन आपने उस दरवाज़े को खोलकर अच्छा नहीं किया। वो जो दरवाज़ा है वो जब तक बंद था तब तक इस होटल में शांति थी, अब पता नहीं क्या क्या होगा। तभी अचानक से जो हमारा फर्स्ट फ्लोर था वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और उस गेस्ट की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं और मेरा स्टाफ भागते हुए वहाँ पहुँचे और हमने देखा कि एक कस्टमर जो था, एक गेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, पसीने से पूरा भीगा हुआ था। और उसने हमसे कहा, यहाँ कोई था, यहाँ मैंने किसी को देखा, मुझे मुझे कोई दिखाई दिया, अंधेरे में कोई काला साया था। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने कहा, सर आपका कोई वहम होगा, आपने कोई वहम महसूस कर लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ। और जैसे ही ये बात उस गेस्ट ने सुनी तो उस गेस्ट ने कहा, मेरे को कोई वहम नहीं हुआ है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने यहाँ किसी को देखा है और वो काला साया था बहुत बड़ा। और फिर मैंने अपने शेफ़ की तरफ देखा उस होटल के और उन्होंने मुझसे इशारा करते हुए कहा, मैंने कहा था ना अब इस होटल की शांति भंग हो जाएगी। वो जो कुक थे, वो जो शेफ़ थे वहाँ के, वो काफ़ी सालों से वहाँ काम कर रहे थे और मुझे इस बात का तो यकीन था कि उन्हें सब कुछ पता है। और मैंने उनसे कहा, अंकल आखिर क्या बात है, ये 303 रूम नंबर में ऐसा है क्या जो बॉस बोलते हैं कि उसे कभी खोलना नहीं है और वो वहाँ से फ़ोन आते हैं? ये मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए ना। और फिर वो जो थे, वो जो अंकल थे, उन्होंने मुझसे कहा, भूत प्रेतों में यकीन रखते हो? और मैंने कहा, अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मन का वहम होते हैं। और उन अंकल ने मुझसे कहा, अच्छा तो बताओ ये सब कैसे हो रहा है? मेरे कहने का मतलब है जिस रूम को खुले हुए काफ़ी साल हो गए हैं उस रूम से फ़ोन कैसे आ रहा है और वो रूम का दरवाज़ा अपने आप कैसे खुला, उसमें ऑर्डर कैसे चले जाते हैं, ज़रा बताओ। मैं अपना सर खुजाने लगा और मैंने उन अंकल से पूछा, आपको कैसे पता? और उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ ही वक्त हुआ इस होटल में काम करते हुए, मैं सालों से काम कर रहा हूँ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। फ़ोन आया, मैं ऑर्डर लेकर गया, मैंने खटखटाया दरवाज़ा लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब मैं वहाँ से जा रहा था तभी सामने से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और
वो जो कोई भी था अंदर से उसने आवाज़ लगा कर कहा कि जो भी ऑर्डर है वो नीचे रख दो और चली जाओ यहाँ से। मैंने भी उस रूम का दरवाज़ा अपने आप खुलते हुए देखा और उस ऑर्डर की ट्रे को उस रूम में अपने आप अंदर जाते हुए देखा। तुम अकेले नहीं हो, यहाँ जितने भी लोग जो कि कई सालों से काम कर रहे हैं उनके साथ ये हो चुका है और हर कोई इस बात को इग्नोर करता है। जैसे ही ये बात मैंने सुनी तो मेरी हालत ख़राब हो गई और मैंने पूछा, आखिर वहाँ भूत प्रेत? मुझे यकीन नहीं हो रहा। और ऐसा क्या हुआ था वहाँ जो वहाँ कोई आत्मा है या कोई भूत प्रेत है? और फिर उन्होंने कहा, कई सालों पहले यहाँ एक सफाई कर्मचारी काम किया करता था और वो काफ़ी सीधा साधा लड़का था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 22-23 साल थी और सफाई करता था वो पूरे होटल में, रूम्स की और जो भी होटल है पूरा वहाँ सफाई करता था और सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक दिन यहाँ पर एक पॉलिटिशियन आया और फिर वो जो पॉलिटिशियन था वो काफ़ी बिगड़ैल और गुस्सैल था। हमारे होटल का एक नियम है कि हमेशा दिन में एक बार हर रूम की सफाई करते हैं और दोपहर के वक्त हमारा जो सफाई कर्मचारी था जो कि इस होटल में काम किया करता था वो 303 नंबर रूम में गया और उसी रूम में वो पॉलिटिशियन ठहरा हुआ था। जब उस सफाई कर्मचारी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मुझे आपके रूम की सफाई करनी है, तो वो जो पॉलिटिशियन था उसने पी रखी थी और वो काफ़ी ज़्यादा बुरा और घमंडी इंसान था। उसने नशे में ही वो जो सफाई कर्मचारी था उसे गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ देने शुरू कर दी और ये बात उस सफाई कर्मचारी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि कोई भी माँ बहन को गाली दे ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता। उस सफाई कर्मचारी ने भी बहसबाजी कर ली और वो जो पॉलिटिशियन था वो नशे में था। नशे में धुत होने के कारण उसे कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। गुस्से में उसने अपनी बंदूक निकाली और एक के बाद एक गोली उस सफाई कर्मचारी के सीने में उतार दी। उस सफाई कर्मचारी की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो गई। वो पॉलिटिशियन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से ये बात कभी बाहर निकल ही नहीं पाई, अंदर ही अंदर बात को दबा दिया गया। लेकिन उसके बाद से इस होटल में काफ़ी अजीब घटनाएं घटने लगी। मैं उस होटल में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे 5-6 बार वो सफाई कर्मचारी इधर उधर नज़र आ गया और मुझे ही नहीं बल्कि होटल में काम करने वाले कई सारे लोगों को वो सफाई कर्मचारी नज़र आया। कभी बेसमेंट में, कभी स्टोर रूम में, कहीं भी वो नज़र आने लगता था। और ऐसे ही काफ़ी दिन बीते और जब हमने ये बात बॉस को यानी कि इस होटल के ओनर को बताई तब उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ करवाया और उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन उस रूम में उस आत्मा को तो कैद कर दिया गया, उस सफाई कर्मचारी की, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली और आज भी वो उसी कमरे में बंद है और शायद तुम्हारे दरवाज़ा खोलने की वजह से वो अब बाहर आ गया है और अब पता नहीं वो क्या क्या करेगा। अगली ही सुबह न्यूज़ में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई। एक फेमस पॉलिटिशियन की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और जब मैंने वो जो न्यूज़पेपर था वो उन शेफ़ अंकल को दिखाया तब उनका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो वही पॉलिटिशियन था जिसने उस सफाई कर्मचारी को गोलियां मारी थी और उससे पॉलिटिशियन की मौत काफ़ी रहस्यमयी तरीके से हुई थी। काफ़ी जांच बैठाई गई, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठाया गया, लेकिन कोई भी मौत का सही कारण बता नहीं पाया और उस पॉलिटिशियन की जो मौत थी वो काफ़ी बुरी तरह से हुई थी। उसे गोलियां मारी गई थी, लेकिन वो गोलियां कैसे, कौन, किसने, कहाँ से मारी, इस बात का कोई आज तक पता नहीं लगा पाया। मेरा नाम नितिन है। ये बात उस वक्त की है जब मैं अपनी वाइफ के साथ एक होटल में ठहरा था और उस होटल में मैंने
3-4 दिन गुजारे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो 3-4 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे डरावने दिन बन जाएंगे। उस वक्त काफ़ी दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली थी और मेरी वाइफ काफ़ी दिनों से कह रही थी कि उसे घूमना है, उसे घूमने का काफ़ी मन था। बेचारी घर में रहकर सिर्फ घर के काम करती रहती थी, तो मुझे लगा कि शायद अब छुट्टियां मिली हैं तो उसे घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। और यही सोचकर मैं उसे घुमाने के लिए ले गया। शहर से दूर एक खूबसूरत सी जगह थी और वहाँ ज़्यादा होटल नहीं थे, सिर्फ एक ही होटल था वहाँ पर। वो जो बाकी के होटल्स थे वो काफ़ी दूर दूर थे, तो हमें लगा कि शायद इस होटल में रुकना सही होगा, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस के पास में भी है और होटल भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो जो होटल था उसकी जो थीम थी वो काफ़ी क्लासिक थी, काफ़ी पुराने ज़माने की थीम उस होटल को बनाने में यूज़ की गई थी। सारी चीज़ें पुराने ज़माने की थी, लेकिन फिर भी वो होटल काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता था। मैं अपनी वाइफ के साथ उस होटल में जब गया, तब मैंने जब उस होटल को अंदर से देखा तो मैं देखता ही रह गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी राजा महाराजा के महल में आ गया हूँ। काफ़ी क्लासी सा डिज़ाइन था वहाँ का। मुझे वो होटल काफ़ी पसंद आया और मैंने एक रूम लिया, और रूम लेने के बाद वहाँ का जो स्टाफ था वो हमारा सामान उठाकर हमारे कमरे तक छोड़कर वहाँ से चला गया। सफ़र के दौरान मैं और मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। मेरी वाइफ का नाम शिवानी है। तो हमने सोचा कि चलो अब आराम कर लेते हैं, जब नींद पूरी हो जाएगी, थकावट उतर जाएगी, तब देखेंगे कि कहाँ घूमना है। और उसके बाद मैं और मेरी वाइफ सो गए। रात के वक्त हम उठे और उसके बाद हमने खाना मंगाया, और खाना खाने के बाद हम प्लानिंग करने लगे कि अगले दिन हमें कहाँ कहाँ जाना है। वहाँ की जितनी भी मशहूर जगहें थी हमने सबकी लिस्ट बना ली थी कि हमें यहाँ यहाँ घूमना है और ये करना है। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। छुट्टियाँ काफ़ी दिनों बाद मिली थी तो हम काफ़ी खुश थे। हमने सारी प्लानिंग करी, लिस्ट वगैरह बनाई, और उसके बाद मेरी वाइफ ने कहा कि अब हमें सो जाना चाहिए। मैंने रूम की लाइट्स ऑफ करी और हम दोनों सो गए। तकरीबन रात के 2 बजे थे और मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी, और मैंने अपने बगल में देखा तो मेरी जो वाइफ थी वो वहाँ पर नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि चलो वॉशरूम वगैरह गई होगी, लेकिन फिर मेरा ध्यान वॉशरूम की तरफ गया तो दरवाज़ा जो था वो खुला हुआ था। और फिर मेरे दिमाग में आया कि यार वॉशरूम का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, और अगर वॉशरूम में नहीं गई है तो कहाँ पर गई है मेरी वाइफ। और यही सोचकर मैं उठा और मैंने आवाज़ लगाई। 3-4 बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब बदले में कोई जवाब नहीं आया तो फिर मैं उठा और आसपास देखने लगा और शिवानी को आवाज़ लगाने लगा। तभी मैंने ध्यान से सुना कि वॉशरूम के अंदर से पानी का जो टैप था वो खुला हुआ था। मैं तुरंत वॉशरूम के पास गया, और जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर गया तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी जो आंखें थी वो फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि पानी का जो टैप होता है, आम भाषा में उसे शायद नल का कहते हैं, हाँ नल का कहते हैं, या आपके उधर नल कहते होंगे, या जो भी है, वो खुला हुआ था, उसमें से पानी बह रहा था। और फिर मैंने देखा कि फ़र्श पर मेरी वाइफ बेहोश पड़ी हुई थी। जब मैंने ये देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने अपनी वाइफ को उठाया, और जैसे ही वो उठी तो वो हैरान हो गई। उसने कहा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो बेड पर थी ना। और जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, अरे ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं जब उठा तो मैंने देखा कि तुम हो ही नहीं, और जब वॉशरूम में ये पानी का नलका खुला तो मैंने यहाँ कर देखा तो तुम यहाँ पड़ी हुई हो। क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? और फिर मेरी वाइफ ने कहा कि हाँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सर भारी भारी लग रहा। मुझे लगा कि शायद मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ख़राब होगी तो ऐसा कुछ हुआ होगा, और मैंने उसे उठाया और उसके बाद और फिर उसे बेड पर लेटाया। पानी का जो नलका था मैंने उसे बंद किया और कहा, अब सो जाओ, नींद में चलने की बीमारी हो गई है क्या तुम्हें? मेरी वाइफ ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सो गई। आधी रात थी तो मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी। मैंने भी कुछ ज़्यादा पूछताछ वगैरह नहीं करी और मैं भी सो गया। सुबह हुई और सुबह हम सारा सामान लेकर
घूमने के लिए इधर से उधर निकल गए। जितनी भी फेमस जगहें थी हम सारी जगहें घूमने लगे। 2-3 जगह घूमने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक गए और दिन भी बीत ही गया था, तो हमने सोचा कि चलो होटल में वापस चला जाए और हम होटल में वापस आ गए। रूम के अंदर जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने अपनी वाइफ से कहा, हाँ खाना वगैरह खा लो, मंगा लो जो भी मंगाना है तुम्हारा, जो मैंने मंगा लो, खाते हैं और फिर सोते हैं। और याद रखना इस बार तो मुझे बाथरूम के फर्श में नहीं मिलनी चाहिए। और जैसे ही मेरी बात ये वाइफ ने सुनी, तब उसने कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जानबूझकर लेट जाती हूँ वहाँ पर। और मैंने अपनी वाइफ से कहा, अरे यार तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? हाँ बेमतलब में गुस्सा कर रही हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपना ध्यान रखना। हम दोनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर से हम सो गए। मुझे नींद उतनी अच्छी तरह से नहीं आई थी क्योंकि मुझे अपनी वाइफ की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि जो हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था, कभी ऐसा हुआ नहीं था। और तकरीबन रात के 1 बजे फिर से मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि शिवानी जो थी वो नहीं थी मेरे बगल में, और मैं फिर से चौंक गया। जब मैंने आसपास देखा तो वो मुझे नज़र नहीं आई। और उसके बाद जब मैंने वॉशरूम के अंदर देखा तो मैंने देखा कि जो मेरी वाइफ थी वो वॉशरूम के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखें जो थी वो बंद थी। और मैंने अपनी वाइफ को जब ऐसे देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने उसे ऐसी हालत में पहली बार देखा था और मुझे लगा कि शायद कोई नींद में चलने की बीमारी हो गई है उसे। मैंने कहा, शिवानी क्या तुम ठीक हो? और जैसे ही मैंने ये बात बोली तब मेरी वाइफ ने आंखें खोली और उसने गुस्से से मुझे देखा। जब मेरी वाइफ ने मुझे गुस्से से देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। अरे नहीं यार, वाइफ से मैं नहीं डरता अपनी। उस वक्त उसने देखा ही ऐसी नज़रों से था। क्या मतलब तू अपनी बीवी से डरता है? अरे नहीं यार, कोई नहीं, फोकस फोकस, कहानी पे फोकस। जब मैंने अपनी वाइफ को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह से मुझे देख रही थी और घूर रही थी। मैंने अपनी वाइफ से कहा, शिवानी क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्या देख रही हो और क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद वो मुझे देखकर गुर्राने लगी और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी आवाज़ में किसी और ही भाषा में कुछ कह रही थी और वो लैंग्वेज मेरी समझ के बाहर थी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी, अब पता नहीं क्या बोल रही थी। शायद बंगाली बोल रही थी। अब बंगाली में वो क्या कह रही थी अब मुझे इस बात का कुछ पता नहीं है। बस मैंने अपनी वाइफ को फिर झंझोड़ते हुए कहा, अरे हुआ क्या है, पागल हो गई हो क्या? और फिर मेरी वाइफ अचानक से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने उसे उठाया और उसे फिर से बेड पर लेटा दिया। मुझे लगा कि शायद मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई है। सुबह हुई और सुबह होने के बाद मेरी वाइफ उठी। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, अब बताओ अब कहाँ कहाँ घूमना है? जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने अपनी वाइफ से कहा, सबसे पहले तो पागल खाने जाना है, हाँ, दिमाग के डॉक्टर को दिखाने के लिए। और जैसे ही मैंने ये बात बोली तब मेरी वाइफ ने कहा, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने कुछ किया क्या? और मैंने कहा, किया? अरे तुम हो क्या गया था तुम्हें रात में? आज तक तो तुमने कभी ऐसी हरकतें नहीं करी। बाथरूम में तुम थी, पता नहीं क्या कर रही थी, खड़ी थी सिर्फ, और मैंने पूछा कि क्या कर रही हो तो मुझे घूरने लगी तुम, और पता नहीं क्या अजीब सी पता नहीं क्या बोल रही थी तुम, बंगाली लैंग्वेज में पता नहीं क्या कह रही थी, समझ नहीं आया मुझे। और फिर मेरी वाइफ ने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो सोई हुई थी। और रही बात बंगाली बोलने की, मुझे काका का भी नहीं आता बंगाली का, तो मैं कैसे बोलूँगी? और फिर मैंने कहा, अब वो कुछ नहीं पता मुझे, अब जो कुछ हुआ तुम ही जानो, दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। सच बताओ ना, तबीयत ख़राब है? हाँ, कुछ है, कुछ हुआ है, क्या हुआ है? आज तक तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ यार, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। एक तो दिमाग ख़राब हो गया यार, पूरी छुट्टी, मतलब हाँ, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? और फिर मेरी वाइफ ने कहा, अरे हाँ यार, तबीयत ठीक है मेरी, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने दिमाग को ठंडा किया और उसके बाद मैंने अपनी वाइफ से कहा, ठीक है कोई बात नहीं, चलो आज घूम लेते हैं। अरे यार, बहुत दिमाग टेंशन में आ गया। मेरी वाइफ ने मुझे समझाया और फिर मैंने
जैसे तैसे दिमाग शांत किया। हम दोनों फिर से इधर उधर घूमने के लिए निकल गए और पूरा दिन घूमने के बाद रात के वक्त आए। हम दोनों को घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और शाम के वक्त हम आपस में उसी के बारे में बात कर रहे थे। हमारा दिन कुल मिला के काफ़ी अच्छा गया था और रोज़ की तरह खाना खाने के बाद हम फिर से सो गए। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं शिवानी फिर से वो अजीब हरकतें ना करने लगे। लेकिन हूँ तो इंसान ही, मेरी भी आंख लग गई और रात के तकरीबन 3 बजे और अचानक से मैं 3 बजे उठा ये देखने के लिए कि शिवानी सो रही है कि नहीं सो रही। और मैंने देखा कि बगल में शिवानी नहीं थी और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने देखा कि वॉशरूम का दरवाज़ा फिर से खुला था और पानी का जो नल था वो भी खुला हुआ था और पानी बह रहा था। मैं उठा और मैंने शिवानी को आवाज़ लगाते हुए कहा, शिवानी, शिवानी। और फिर मैंने देखा कि मेरी वाइफ उसी जगह पर वॉशरूम में खड़ी थी और वो मुझे देख रही थी। मैंने शिवानी को आवाज़ लगाई तो उसने अपनी आंखें खोली और मुझे घूर घूर कर देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने चिल्लाते हुए कहा, शिवानी, क्या तुम ठीक हो? हुआ क्या है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और फिर से मेरी जो वाइफ फिर से कुछ बंगाली में बोलने लगी और फिर से मेरे दिमाग के ऊपर से जाने लगा। मैंने अपनी वाइफ को जोर से झंझोरा और उसे गले से लगाकर चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या हो गया है तुझे? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और तभी मेरी वाइफ फिर से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई और मैंने फैसला कर लिया था कि बस अब बहुत हो गया, अब हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अगली ही सुबह मैंने वापस आने की टिकट जो थी वो करवाई और मैं अपने घर वापस आ गया। मैं अपनी एक पहचान वाले डॉक्टर के पास गया और मैंने अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल ही बताया, सब कुछ ठीक ही था, मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने अपने डॉक्टर से सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि शायद एक आध बार ऐसा हो जाता है, सिर्फ 2 या 3 दिन हुआ है ये सब, तो कोई सीरियस होने वाली बात नहीं है, आपकी वाइफ जो है वो ठीक है। 3-4 दिनों तक मैं ढंग से सोया नहीं, मेरी आंखें बार बार खुल जाती थी। रात के वक्त मैं अपनी वाइफ को देखता था कि कहीं वो वापस अजीब हरकतें तो मतलब करने नहीं लग गई। बहुत डर लगता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल रहा, जैसे पहले ज़िंदगी चल रही थी वैसे चलने लगी। और फिर एक दिन मैं बैठा हुआ था और न्यूज़ देख रहा था, तभी एक न्यूज़ आई और उस न्यूज़ को सुन के मेरा जो दिमाग था वो पूरी तरह से हिल गया। उस न्यूज़ में बता रहे थे कि एक होटल की मालिक ने अपनी वाइफ की हत्या, अपनी ही वाइफ को मारकर छुपाया बाथरूम में। जब ये न्यूज़ मैंने देखी तो मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि होटल वही था जहां मैं और शिवानी रुके हुए थे और उस होटल के ओनर ने जिस बाथरूम में अपनी वाइफ को मारकर उसकी लाश को छुपाया था वो वही बाथरूम था जिसमें रात के वक्त मेरी वाइफ बार बार चली जाती थी और पूछने पर बंगाली में कुछ अजीब चीज़ें बोलती थी। और डर तो मैं तब गया जब मुझे पता चला कि उस होटल ओनर की जो वाइफ थी वो एक बंगाली थी। उस होटल के ओनर को जेल हो गई, लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाया क्या जो कुछ भी हुआ, क्या मेरी वाइफ पर उस होटल की ओनर की वाइफ की आत्मा आ गई थी या सिर्फ मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गई थी छोटी सी। आज तक मैं इस बात को सोचता हूँ तो मजबूर हो जाता हूँ इस बात पर यकीन करने पर कि भूत प्रेत भी होते हैं। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। राहुल, विपिन और मुकेश निकले थे छुट्टियां बिताने के लिए और छुट्टियां बिताने के लिए उन्हें राजस्थान से अच्छी जगह कहीं नहीं सोची, क्योंकि बाकी जगह वो घूम रखे थे। राजस्थान बचा था और आज वो इन छुट्टियों में वो कसर भी पूरी करने वाले थे। रात का वक्त था, उन्होंने काफ़ी लंबे समय से ड्राइविंग की थी,
तीनों बारी बारी ड्राइविंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो तीनों थक गए थे और सबसे बड़ी बात वो नशे में थे। उनसे ड्राइविंग हो नहीं रही थी, इसलिए रात के तकरीबन 10 बजे वो एक होटल की तलाश करने लगे। और जैसे भगवान की कृपा उन पर बनी हो, उन्होंने देखा कि एक होटल है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर उन्होंने गाड़ी को पार्क किया और घुस गया सीधा होटल में। राहुल, विपिन और मुकेश काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन नशा करने के बाद वो बिल्कुल बदल से जाते थे। उनका व्यवहार काफ़ी अजीब हो जाता था, जिस कारण से वो रिसेप्शन पे गए और रिसेप्शन वाले ने उन्हें देखकर उनका स्वागत किया और कहा, वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे होटल में, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। वो तीनों नशे में थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी बुरे लहजे से बोला कि हमको रूम चाहिए, क्या भाड़ा है रूम का, और हमको बिल्कुल अच्छा रूम चाहिए, हमको कोई कमी नहीं चाहिए, समझा क्या। रिसेप्शनिस्ट समझ गया कि ये तीनों नशे में हैं, इसलिए उसने बहस करना ज़रूरी नहीं समझा और उसने बताया कि अच्छा सर, रूम तो हमारे पास कई सारे हैं और अभी आप काफ़ी अच्छे वक्त पर आए हैं, हमारे पास ऑफ़र भी है। हम आपको 2000 रुपीज़ में 3 दिन स्टे कराएंगे और साथ ही साथ हम आपको टूर भी देंगे। यहाँ आसपास काफ़ी खूबसूरत जगहें हैं, हम वहाँ का आपको टूर करवाएंगे। और अगर आपको सिर्फ रहना है तो आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे, आप 3 दिन यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपको एक ही रूम में रहना पड़ेगा। और अगर आप हमें 3000 एक्स्ट्रा देंगे तो हम आपको टूर भी कराएंगे, मतलब 5000 में आपका 4 दिन का रहना हो जाएगा और फिर आप घूम फिर भी लेंगे। बताइए मैं क्या आपकी सेवा करूं। इतना सस्ता सुन के वो तीनों हंसने लगे और राहुल ने कहा कि अच्छा, इतना सब कुछ इतने सस्ते में? अरे भाई, हम भिखारी नहीं हैं, रूम तो अच्छे हैं ना, पता चले चेक इन करवा लिया और फिर वहाँ रूम में जाके देख रहे हैं कि पंगे ही पंगे हैं, ऐसा लफड़ा नहीं चाहिए भाई हमें। जिसके जवाब में रिसेप्शन वाले ने अपने एक होटल के स्टाफ को बुलाया, वरुण सर को ज़रा रूम दिखा दो और सर को जो रूम पसंद आए वो उन्हें दे दो। वो होटल का स्टाफ उन तीनों को लेके एक रूम में लेकर गया और पहला रूम ही उन तीनों को पसंद आ गया। राहुल, विपिन और मुकेश तीनों को वो रूम पसंद आया। विपिन ने बोला कि राहुल, रूम तो अच्छा है, ले ले इसको ले ले, मेरे को तो नींद आ रही यार, मैं जा रहा सोने, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। इसको आईडी दे यार, ये इसको आईडी दे, चेक इन वगैरह जो करना है कर देगा, सुबह कोई साइन करना है तो करवा लेगा, मैं जा रहा सोने। ये कहकर विपिन वहीं पर सो गया। ये कहकर वो वहीं पर सो गया और फिर उन दोनों ने अपनी अपनी आईडीज़ और साथ में ही उस तीसरे दोस्त की आईडी भी उस होटल के स्टाफ को दे दी और फिर कहा कि देख भाई, हमने अपना काम कर दिया, हमको डिस्टर्ब मत करना। उन्होंने रात गुजारी, सुबह हुई और सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वो काफ़ी फ्रेश फील कर रहे थे। उन्होंने आसपास का नज़ारा देखा, काफ़ी खूबसूरत था और रात के वक्त तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, नशा ही इतना ज़्यादा था। लेकिन सुबह सुबह उन्होंने ध्यान दिया कि जगह वाकई काफ़ी अच्छी है, इसलिए वो काफ़ी खुश थे। वो फिर बाथरूम में गए, फ्रेश वगैरह होके सीधा नीचे उतरे और रिसेप्शन वाले से पूछा कि अरे भाई, ज़रा यहाँ घूमने के लिए कोई अच्छी जगह है। रिसेप्शन वाला समझ गया कि नशे की वजह से ये रात की बातें भूल गए और उसने फिर से उसी स्कीम के बारे में बताया और राहुल और उसके 2 दोस्त काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने डील फाइनल करी और टूर पे निकल गए। शाम को टूर ख़त्म करने के बाद रात के वक्त वो तीनों वापस आए, लेकिन शाम के वक्त ही वो ठेके पे पहुंच गए और दारू की कई बोतलें लेकर उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो वापस से नशे में हो गए। नशे के कारण उन्होंने फिर से वही व्यवहार करना शुरू कर दिया। नशे में ही राहुल उस टूर कराने वाली गाड़ी से उतरा और फिर वो इतना ज़्यादा नशे में था कि उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। नशे में ही उसको टॉयलेट लगी और होटल के बाहर ही एक पेड़ था, वो वहाँ पर टॉयलेट करने वाला ही था। तभी एक होटल के स्टाफ की नज़र वहाँ पड़ गई और वो भागता हुआ राहुल को रोकने के लिए गया और राहुल को इस बात से इतना गुस्सा आया कि उसने उस स्टाफ को बहुत बुरा भला कह दिया। क्यों बे, तेरी औकात क्या है, मेरे को हाथ कैसे लगाया तूने हैं? रुक, अभी रुक, तेरे मालिक से तेरी कंप्लेन करके
तेरी नौकरी नहीं खाई ना मैंने, तो मेरा नाम राहुल है, रुक जा। ये बोलते हुए तन्नाता हुआ राहुल होटल में घुसा और रिसेप्शन वाले से बोला, ये कैसा स्टाफ रखा हुआ तुमने? इन्हें तमीज़ नहीं है कि गेस्ट से कैसे बातें की जाती है, कैसे उनसे बिहेवियर किया जाता है? ऐसा अनप्रोफेशनल स्टाफ मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उस होटल के स्टाफ ने बताया कि राहुल क्या करने जा रहा था, और ये बात सुनते ही उस रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि सर, मैं बता दूं कि आप हमारे गेस्ट भले ही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे। आपने थोड़े से पैसे देकर खरीद नहीं लिया इस होटल को। आपकी सुविधा के लिए हमने इतने सारे टॉयलेट्स बनाए हैं होटल में, तो क्या ज़रूरत है आपको हमारे होटल के बाहर टॉयलेट करने की? मेरा होटल का स्टाफ बिल्कुल सही है, ये आपकी गलती है, आपको समझना चाहिए। ऐसे बिहेवियर आपको शोभा नहीं देता। और आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके पैसे रिफ़ंड करता हूँ, आप जा सकते हैं यहाँ से अपना सामान उठा के। ये सब सुन के राहुल काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। विपिन और मुकेश ने राहुल को समझा दिया और उसे अपने साथ लेके होटल के रूम में चले गए। मामला शांत हुआ और वो तीनों सो गए, लेकिन राहुल के दिमाग में वही सारी बातें गूंज रही थी। अबे ये 2 कौड़ी का रिसेप्शनिस्ट मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता है? इसको तो मैं देख लूँगा। क्या मुझे मूतने से मना किया? अभी जाके उसी पेड़ पे मूतूंगा, देखता हूँ क्या कर लेगा। नशे की हालत में धुत राहुल जैसे तैसे हिलता डुलता होटल के कमरे से बाहर निकला और फिर होटल के बाहर चला गया, और उसने वही काम किया जो उसे करने के लिए मना किया गया था। और वो गलत काम करते करते बोला, मेरे को मना कर रहा था 2 कौड़ी का रिसेप्शनिस्ट, कर दिया। पता नहीं क्या समझ रहा था अपने आप को, मुझे रोकेगा? अच्छा वह मेरे शहर में नहीं है, वरना मार मार के भूत बना देता। राहुल को तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मना किया था ना, अब भुगतोगे तुम। और इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ सुन के राहुल की हालत ख़राब हो गई और वो भागता हुआ होटल में गया और उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। वहाँ पर पहले की तरह ही वो रिसेप्शनिस्ट नहीं था। राहुल को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही गई है, इसलिए वो तुरंत होटल के रूम में भागता हुआ गया और अपने दोनों दोस्तों को उठाकर बोला, अबे यार गड़बड़ हो गई, मेरे को नीचे वो बहसबाजी हो गई थी ना, मना किया था कि बाहर टॉयलेट नहीं करना, मैं करके आ गया बे। जिसके जवाब में उन दोनों ने बोला, अबे तो क्या हो गया बे, कर दिया, कौन सा पहाड़ टूट गया, कुछ नहीं होता, सो जा। और फिर राहुल ने बोला, अबे पहाड़ नहीं टूटा, वहाँ मुझे इतनी तेज़ की चीख सुनाई थी ना कि मेरे कान के पर्दे हिल गए। वो दोनों ये बात सुन के हंसने लगे और विपिन ने कहा कि अबे जब बस की नहीं होती पीना तो क्यों पीता है? कल से तेरे को मैं 10 वाली फ्रूटी पिलाऊंगा, तेरे बस की नहीं है पीना, पता नहीं बेवड़ा कहीं का, चल सो जा। राहुल की बातों का किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन राहुल को सब समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। राहुल ने विपिन को फिर उठाया और कहा कि अबे सुन, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलना नीचे देख कर आते हैं। जिसके जवाब में विपिन ने बोला कि भाई नशा हो गया है तुझे, जिसकी वजह से तुझे चीख सुनाई थी, समझा? और अब सो जा। और सोने दे। उस डरावनी चीख को सुनने के बाद राहुल का गला सूख रहा था, जिसकी वजह से उसने पानी की बोतल उठाई और पानी को पीना शुरू कर दिया। पानी पीने के बाद वो बेड पे सोने के लिए गया तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि बेड थोड़ा छोटा था और उसे जगह कम लग रही थी। इसके लिए वो राहुल सोफे पे चला गया सोने के लिए। रात के तकरीबन 3 बजे राहुल की आंख खुली और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने देखा कि रिसेप्शन का वो आदमी उसके सामने खड़ा है और एक
अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मना किया था ना, फिर भी वही काम किया तूने। और फिर से इतना सब सुनने के बाद राहुल की हालत खराब हो गई। राहुल भागता हुआ अपने दोनों दोस्तों को उठाने के लिए गया, लेकिन उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त बेड पे नहीं। उसकी और भी ज़्यादा हालत खराब हो गई। डर उसकी रगों में दौड़ने लगा था। उसका सारा नशा उतर गया था। उसे घबराहट हो रही थी। तभी अचानक से फिर से उसके कान में कोई आवाज़ दस्तक देती है। मना किया था ना, अब घबरा क्यों रहे हो? अब कुछ भी नहीं हो सकता, घबराओ मत। अब तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना पड़ेगा। राहुल काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और अपने दोस्तों का नाम पुकारने लगा, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। वो रूम के बाहर गया। उसको लगा कि उसके दोस्त बाहर होंगे। पूरा होटल उसने तलाश मारा, लेकिन उसके दोस्त कहीं भी नहीं थे। पूरा होटल सुनसान खाली पड़ा था। उसके दोस्त कहाँ गए? रिसेप्शन वाले कहाँ गए? स्टाफ कहाँ गया? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र होटल के बाहर पड़ी, उसी पेड़ पे पड़ी जहाँ राहुल ने गलत काम किया था। और राहुल ने देखा कि उस पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। राहुल उस पेड़ के पास गया और उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। और राहुल तुरंत दौड़ता हुआ, रोता हुआ, डरता हुआ, घबराता हुआ, सहमता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। और उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त हंसते खेलते बात कर रहे हैं उसी पेड़ के नीचे। राहुल ने उसे सारी बातें बताई और फिर उन दोनों ने हंसते हुए ही एक साथ कहा कि अब क्यों घबरा रहा है? गलत काम करते हुए तो घबराया नहीं। हाँ? सही तो कह रहे हैं सारे। लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं, है ना? तू भी तो वही है, मना किया था, नहीं माना, अब बुकर। फिर से कुछ डरावनी बातें, फिर से एक डरावनी चीख। ये सुनते ही राहुल ने अपने कान बंद कर लिए और आंखें भी। और जैसे उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे कोई भी नहीं था। राहुल वापस से भागता हुआ होटल में घुसा और उसने देखा कि रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है। और राहुल भागते हुए उस रिसेप्शन वाले आदमी के पास गया और बोला कि मेरे दोस्त कहाँ है? मेरे दोस्त मुझे मिल नहीं रहे, वो होटल के रूम से गायब है। जिसके जवाब में उस रिसेप्शन के आदमी ने सीटी बजाते हुए बोला कि क्या सर, नहीं मिल रहे? मुझे क्या पता कहाँ गए, मेरे को तो कुछ नहीं पता। ये सुनते ही राहुल गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा कि क्या मतलब मुझे नहीं पता? मेरे दोस्त होटल के कमरे से गायब हो गए, तुम्हें नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो देखो, मेरे दोस्तों को वापस कर दो। मुझे पता है उस मेरे दोस्तों को तुमने ही कहीं बंद करके रखा है, तुमने ही उनके साथ कुछ ना कुछ किया है। जल्दी, वरना मैं पुलिस में FIR करवा के तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ने के लिए भेज दूंगा। जिसके जवाब में उस रिसेप्शन वाले ने कहा कि क्या कहा आपने? पुलिस वाले को? अच्छा, पुलिस वालों को मेरे बारे में बताओगे? ठीक है, बता देना। देखो, एक पुलिस वाले आ ही गए हैं। राहुल ने एंट्रेंस पे देखा तो एक पुलिस वाला होटल के अंदर आया था और उस पुलिस वाले को देखते ही राहुल भागता हुआ उस पुलिस वाले के पास गया और कहा कि सर, इस होटल में बहुत कुछ गड़बड़ है। मैं और मेरे दोस्त कल ही आए थे और मेरे दोस्त गायब हो गए हैं यहाँ से। इस रिसेप्शन वाले को पकड़ो, इसी को पता है, इसने कुछ ना कुछ मेरे दोस्तों के साथ किया है, सर इसे पकड़ो। इतना सब बोलने के बावजूद भी उस पुलिस वाले ने राहुल को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे राहुल वहाँ पर हो ही ना। वो पुलिस वाला धीरे धीरे चलता हुआ रिसेप्शन वाले आदमी के पास गया और बोला कि क्या हाल है भाई साहब? अरे अकेले अकेले कहाँ किससे बतिया रहे हो?
ये सुनते ही राहुल के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। वो वापस उस पुलिस वाले के पास भागता हुआ गया और वही सब बातें बोलने लगा, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। वो पुलिस वाला ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था जैसे राहुल वहाँ पर हो ही ना। और फिर रिसेप्शन वाले ने बोला कि कुछ नहीं सर, अब रात के टाइम थोड़ा गाना वगैरह गुनगुना लेते हैं, तो आपको लगा होगा कि बात कर रहा हूँ किसी से। गाना गुनगुना रहा था मैं, सीटी बजाता हुआ। पुलिस वाला ये सब बातें सुन के हंसने लगा और राहुल की आंखें चौड़ी होने लगी। और फिर राहुल की आंखों में आंसू थे। वो पुलिस वाला नॉर्मल बातचीत करके वहाँ से चला गया और रिसेप्शन वाला आदमी राहुल से बोला कि अरे पुलिस वाला आया तो था, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे दोस्त गायब हो गए हैं, क्या हो गया? तुम तो मुझे ज़िंदगी भर के लिए जेल भिजवाने वाले थे ना, क्या हो गया? राहुल को लगा कि वो पुलिस वाला इसी रिसेप्शनिस्ट के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। राहुल वहाँ से भागता हुआ बाहर गया और इधर उधर भागने लगा पागलों की तरह। कई लोग उसे मिले और कई लोगों से उसने मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद तो क्या, उसका जवाब देना भी वाजिब नहीं समझा। वो कई सारे लोगों के पास जाके हाथ जोड़ता हुआ मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी या नहीं सुनी ये तो भगवान ही जाने। सब उसे नज़रअंदाज करके अपने रास्ते पे चले जा रहे थे। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, आखिर राहुल के साथ ये सब हो क्या रहा है। पहले उस पुलिस वाले ने राहुल को नज़रअंदाज किया और अब ये सारे लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आखिर राहुल के साथ ये क्या हो रहा है, ये राहुल को भी समझ नहीं आ रहा था। राहुल फिर से भागता भागता होटल के अंदर वापस घुसा और रिसेप्शनिस्ट की कॉलर पकड़ते हुए बोला कि क्या किया तूने ऐसा, ये सब मुझे पता है, इसके सब के पीछे तेरा हाथ है। देख, सब कुछ वापस ठीक कर दे, मेरे दोस्तों को लौटा दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। रिसेप्शन वाला आदमी ये सब सुन के हंसने लगा और उसने कहा कि अच्छा तू मुझे मारेगा तू मुझे मारेगा मार मार। राहुल ये सुन के इतना गुस्से में आ गया कि उसने पास में पड़े एक भारी सी चीज़ से रिसेप्शन के उस आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई। उसने देखा कि वो भारी सी चीज़ उस रिसेप्शन वाले आदमी के आर पार हो गई, उसे वो चीज़ लगी ही नहीं। और अब राहुल समझ गया था कि वो जितना सोच रहा है ये मामला उससे ज़्यादा बदतर है। राहुल घबराता हुआ वहाँ से भागा और अंधों की तरह, पागलों की तरह उस अनजान सी जगह पे भागता रहा इधर से उधर कि कहीं पर कुछ मदद मिल जाए, कहीं पुलिस स्टेशन मिल जाए, कहीं से तो कुछ मदद मिल जाए, कहीं से तो उसके दोस्त आज़ाद हो जाएं। आखिर कहाँ गए उसके दोस्त, यही सब परेशान कर रहे थे। ये सवाल उसके दिमाग को काफ़ी पागलों की तरह भागने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे एक आस की उम्मीद मिली। उसने देखा कि एक पुलिस स्टेशन है। वो पागलों की तरह भागता हुआ पुलिस स्टेशन में घुस गया। उसने देखा कि एक कांस्टेबल वहाँ पर सो रहा है और राहुल उस कांस्टेबल के पास जाके बोला, सर 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 मेरी मदद कर दो सर, सर मेरे दोस्तों को ना कब्जे में कर लिया है सर, मेरे दोस्तों को ना किसी ने पकड़ लिया है और पता नहीं कोई मेरी मदद नहीं कर रहा सर, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक आया हूँ सर, मेरी मदद कर दो सर। और उस कांस्टेबल ने राहुल को बाकी सब की तरह ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे राहुल वहाँ पर हो ही ना। राहुल फिर भागता हुआ एक और कांस्टेबल के पास गया, लेकिन उसने भी यही करा। राहुल फिर इंस्पेक्टर के पास भागता हुआ गया, उसने भी यही करा। हर तरफ से नज़रअंदाज होकर राहुल पागल सा होने लगा और पुलिस स्टेशन से भागता हुआ एक जगह पर रुक गया। राहुल पागलों की तरह भागता हुआ एक बस स्टैंड पे पहुंचा और वहाँ पर भी कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी ने उसको नज़रअंदाज करके अपना रास्ता नापना ही ठीक समझा। थका हारा राहुल एक बस स्टैंड के उधर बैठ गया अकेले में। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। असल में वो एक साधु था। राहुल को लगा कि वो साधु भी राहुल को नज़रअंदाज कर देगा,
यही सब सोच सोच के कि उसके दोस्त कहाँ गए, वो रो रहा था। तभी अचानक से उस साधु बाबा ने बोला कि बेटा, गलती क्यों करते हो ऐसे कि बाद में रोना पड़े। राहुल अपने आसपास देखने लगा कि ये बूढ़ा आदमी किससे बात कर रहा है। फिर जिसके जवाब में वापस से उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम राहुल है ना? है ना? तुम्हारे दोस्त लापता हो गए, तुम्हें ऐसा लग रहा है। राहुल उस बाबा के पैरों में गिर के रोने लगा और उसने कहा कि बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने नशे में एक गलती कर दी, उसकी सज़ा मुझे इतने भयानक रूप में मिल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे बचाइए। एक वादा करो बेटा, कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करोगे। नशा इंसान को हमेशा गलत रास्ते पे ले जाता है और मुझे लगता है कि इतनी सजा तुम्हारे लिए काफी है। जाओ, वापस से उस होटल में जाओ। तुम हमेशा खुश रहो बेटा, लेकिन वापस से गलत काम, कोई भी गलत काम मत करना। मैं उम्मीद करता हूं तुम मेरी बात समझ के होगी। जाओ वापस अपने होटल। राहुल जैसे तैसे रोता हुआ वापस से होटल जाने लगा। सुबह हो गई। पूरी रात राहुल ने ऐसे बिताई थी। वो होटल में घुसा और उसने देखा कि उसके दोस्त रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं। उनके हाथ में सामान है और वो राहुल को कहे जा रहे हैं, अबे पता नहीं कहाँ चला गया रात को। एक तो इतनी पीता है ना वो, कसम से परेशान। हम इतनी नहीं पीते जितना वो पीता है, और पता नहीं कहाँ चला गया। राहुल उनके पास गया। अबे तुम यहाँ हो? कहाँ थे पूरी रात? अबे कहाँ थे? राहुल ने बहुत कुछ बोला अपने दोस्तों से, लेकिन उसके दोस्तों ने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। अब ये देखकर राहुल पागल सा हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। राहुल भागता हुआ बाहर गया और उसके दोस्त भी भागते हुए बाहर आए, और राहुल ने जो देखा उसकी आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई। उसने देखा कि उसका खुद का शरीर उस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। राहुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो खुद यहाँ खड़ा है, तो वो क्या है जो वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है। राहुल के दोस्त भागते हुए उसके शरीर के पास गए और रोने लगे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। राहुल की सांसें चल नहीं रही थी और वो रिसेप्शन वाला आदमी राहुल को देखता हुआ हंस रहा था और राहुल के कान में बोला कि अब समझ आया कि बात जब नहीं मानते, गलत काम करने का नतीजा क्या होता है। राहुल अब समझ गया था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल चुकी है, जिसकी वजह से कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है। हर कोई उसे नज़रअंदाज कर रहा है। तभी अचानक से उस होटल के बाहर से वही साधु बाबा गुजर रहे थे और उन्होंने राहुल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में इशारा किया, और उनके हाँ में इशारा करते ही राहुल को एक ज़ोर का झटका लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने शरीर में है। ये सब देखकर राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो ठीक हो गया था। राहुल भागता हुआ उस बाबा के कदमों में गिर गया। राहुल के दोस्त ये सब देख के हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। राहुल की सांसें तो चलना बंद हो गई थी, तो ये अचानक से चमत्कार कैसे हुआ। ये सब देखकर राहुल के दोस्त भी हैरान थे और काफ़ी खुश भी। और तभी अचानक से उन्होंने राहुल से कहा कि अबे तू मर के जिंदा हो गया। अबे लेकिन तू पैर किसके पकड़ रहा है? राहुल को
राहुल ने ऊपर देखा और वो बाबा मुस्कुराते हुए गायब हो गए। राहुल समझ गया कि वो बाबा उसकी मदद करने के लिए आए थे और वो अब चले गए। राहुल ने सारे गलत काम छोड़ दिए और अपने दोस्तों से भी छुड़वा दिए। सारे नशे, सारा घमंड, सारी गुस्सा, सारा ईर्ष्या, सब कुछ बुरी आदतें उन्होंने छोड़ दी और एक अच्छा जीवन जीने लगे। क्योंकि अब राहुल को अच्छे से पता था कि गलत कामों का क्या नतीजा होता है।